जय श्री राम। हम बात कर रहे थे अर्धवार्षिक परीक्षा पत्र को लेकर के। 10th क्लास पहला और दूसरी क्लास हमारी जो हुई थी उनमें हमने बात की गद्य पोर्शन और पद्य पोर्शन की। गद्य भाग और पद्य भाग किसके साथ में पूरा कर लिया हमने हमने पूरा किया क्षितिज को। आज जो है कृतिका जो है उसको समाप्त कर देंगे लगभग 30 मिनट में, और अगले 30 मिनट जो है उसमें ग्रामर पोर्शन पूरा करना है। कल आपका पेपर है, अंतिम कक्षा है अर्धवार्षिक को लेकर के। उसके बाद में चैप्टर वाइज भी चलेगा एनुअल एग्जाम के हिसाब से, पर अभी आप ये 3 क्लासें ले लें, पर्याप्त है। मैं कह रहा हूं बार बार में, जो 3 कक्षाएं 2 हो चुकी, उनका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। और उसके बाद ये जो क्लास आज होने वाली है जिसमें ग्रामर सारा जो आपके 38 मार्क्स का अभी 36 का है वो पूरा का पूरा वहीं से मैच कर जाएगा जो हम बात करेंगे इस क्लास में। और बात करें कृतिका में 3 चैप्टर जो हैं उसमें से भी सारे एमसीक्यू आने वाले जो हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन जो है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आज ही क्लास में आपको मिल जाएंगे। ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, किताब को बार बार नहीं उलटना है, कि इन्हीं क्लासों को जब बार बार देख लेंगे, आज रेगुलर देख लेंगे, ढंग से सुन लेंगे, तो आपका कोई प्रश्न भी कल के प्रश्न पत्र में इसके बाहर नहीं जाएगा। आपको सारे प्रश्न जो है बहुत आराम से आएंगे, बहुत अच्छे से आप करने वाले हैं। आ जाइए। पर जो सीधा इसी क्लास में आ रहा है वो पहले जो क्लासें हमारी 2 हो चुकी है अर्धवार्षिक परीक्षा पत्र को लेकर के, अर्धवार्षिक परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है, जो आपका पेपर है, उसको लेकर जो हमारी बात हो गई है वो भी देख लेना। अभी आ जाओ, कृतिका शुरू करता हूं। कृतिका के 3 चैप्टर सर बहुत बड़े बड़े लगे थे। माता का अंचल ही बहुत बड़ा था, साना साना हाथ जोड़ी बहुत बड़ा था। अभी सब छोटे हो जाएंगे, सारे याद हो जाएंगे। तो पहला हमने कौन सा देख रहे हैं? पहला हम देख रहे हैं माता का अंचल। देखो वैसे आंचल होता है, अगर यहाँ अंचल है तो कोई बात नहीं, वो एक ही बात है। अंचल बोल दो, आंचल बोल दो। पहले बड़े प्रश्न ले लेते हैं। इसमें से 3 नंबर का प्रश्न बनेगा, वो कैसे बनेगा कि माता का अंचल में ग्रामीण संस्कृति का वर्णन है, स्पष्ट कीजिए। क्या जवाब देंगे कि माता का अंचल में जो है भोलानाथ के माध्यम से हमें गांव के रहन सहन, खेती बाड़ी, बच्चों के खेलकूद, वहां की स्कूलें, माता पिता दुलार और पिताजी की पूजा पाठ के बारे में जानने का अवसर मिला। शहरी जीवन से अलग इनका जीवन जो है एक आनंद में होता है। बच्चे जो है जो बंद कमरे वाले खेल होते हैं उनसे दूर बाहर खुले में खेलते हैं, मोबाइल जो है उससे दूर रहते हैं। ये सब बातें इसमें आ जाएगी। इसके अलावा बात करें तो माता का अंचल शीर्षक क्यों रखा गया, तो पिता से स्नेह होते हुए भी दुख के समय, कष्ट के समय, संकट के समय बच्चा जो है माँ के पास जाता है, इसलिए इसका शीर्षक रखा गया माता का अंचल। कि पुत्र जो है या पुत्री जो है, पिता कितना भी उनसे स्नेह रखे, दुख के समय, संकट के समय, कष्ट के समय कौन याद आता है? माँ। तो कैसे याद कर लो, जोरदार कोई लट पड़ रहा है, माँ, है ना। और ना तो डर रहे हैं, कोई अंधेरा हो रखा है, लाइट नहीं है, तो भी क्या राम 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 राम, या तो और या ओ मेरी माँ, क्या नानी भी याद आती है, ऐसी बात नहीं है, पर नानी के बाद में माँ ही याद होती है। आजकल बड़े मम्मी बोल देंगे, वही बात है। माता का अंचल में क्या हुआ, आ जाओ। क्या कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं? एक तो आ रहा है आपके कल भोलानाथ लेखक जो थे, कौन लेखक थे इसके? शिव पूजन सहाय। उन शिव पूजन सहाय का नाम भोलानाथ क्यों पड़ा? तो आप बोलना कि भोलानाथ जब अपने पिता से जिद करता था, क्या जिद करता था कि मेरे बबूत का तिलक लगा दो, तो तिलक ऐसे लगाने की बात करता था। और लेखक के पिता ऐसे खूब सारा लेकर के, तीनों उंगलियां भर करके ले पूरे ललाट पे उसके चौपड़ देते थे। हाँ, तो 3 पुंड लगा दिए, त्रिपुंड नाम हो गया, शिव जी लगाते हैं या बड़े बड़े संत महात्मा लगाते, त्रिपुंड, 3 टिक एक साथ। बड़े बड़े बाल थे, बबूत भी लग गई। बबूत मतलब वो अगरबत्ती वाला धुआं जो गिरता है, राख जो गिरता है वो, तो वो भी लग गया।
तो उनका वेशभूषा, उनका डेकोरम कैसा हो गया, जैसे शिव जी रहते थे भस्म लगाए हुए, राख लगाए हुए, एकदम बड़े बड़े बाल, तो वैसे वो लगता था। इसलिए पिता उससे क्या बोलते थे, शिव पूजन सहाय को बचपन में क्या बोलते थे, भोलानाथ। ये तो हो गया लेखक के पिता उसे क्या बोलते थे, लेखक अपने पिता को क्या बोलता था, बाबूजी। क्या बोलता था, बाबूजी। और माँ को क्या बोलता था, मैया। पर माँ उसको भोलानाथ ने बोल करके माँ उसको क्या बोलती थी, माँ उसको बोलती थी कन्हैया। कन्हैया क्यों बोलती थी, उन्होंने क्या कर रखा है, फूलदार फूलों का कुर्ता पहन रखा है, माँ ने नहला धुला के रंगीन कुर्ता पहना दिया फूलों वाला, और एक सिर पर लट्टू, अपनी भाषा में बुग्गा बना दिया है ना, हाँ, ऐसा खुला हुआ सा फूल जैसा, और काजल वाजल डाल दिया, चांद वांद बना दिए। तो जैसे कन्हैया सुंदर थे, वैसे माँ को अपना पुत्र कन्हैया ही लगता है, तो वो उनको क्या कहती थी, कन्हैया। तो क्या हो गया इसका जवाब, फूलों वाला कुर्ता, कुर्ता, और सर पे क्या बना दिया, बालों पे क्या, बालों का लट्टू बना दिया, और काजल लगा दिया, इसलिए वो क्या लग रहा है, कन्हैया लग रहा है। और ये क्यों, बबूत का तिलक लगा दिया, और बड़े बड़े बाल हैं, जटाएं हैं, ये हो गए। फिर लेखक के पिता क्या करेंगे, देखो लिखने का समय ज्यादा है, ज्यादा खराब होता है ना, तो फास्ट चलते हैं। क्या हुआ, लेखक के पिता 1000 बार अपनी राम नामा बही में क्या लिखते थे, राम नाम लिखते थे। कितनी बार, 1000 बार। फिर उसके बाद में 500 बार नाम वापस से लिखेंगे, पर्ची ली, 500 पर्ची पे नाम लिखे, उनको आटे में लिपेटा, और अब जाएंगे मछलियों को चारा डालने के लिए। कहाँ जाएंगे, गंगा नदी जाएंगे। तो लेखक भी उनके साथ साथ जाएगा, और वहां पर मछलियों को चारा डाल देंगे। जब वहां से लौटेंगे तो रास्ते में जो पेड़ आएंगे, उन पेड़ों पर झूला झुलाएंगे। कौन, लेखक के पिताजी, बाबूजी। ये काम भी हो गया। फिर क्या हुआ, ये बच्चे जो थे वो अलग अलग खेल खेला करते थे। कौन कौन से खेल थे, तो खेल इनके थे, एक तो बारात निकालना, शादी शादी खेलते थे। और ये बच्चा जो था भोलेनाथ अपना, ये क्या बनता था, समधी, छोरे का बाप। और काई पे घोड़ा तो मिलता नहीं था उस जमाने में, तो इनके पास बकरी बकरे थे छोटे छोटे, बकरी के बच्चे पे बकरे बैठ गया, और बोला समधी आए हैं, दुल्हन को लेने जा रहे हैं। पास में ही कहीं चबूतरे के ऊपर शामियाने लगा दिया, पेड़े वेड़े केले के पत्ते लगा दिए, और दुल्हन काई में बैठेगी पालकी में, तो पालकी काई की, चूहेदानी ले ली, चूहेदानी की पालकी, पालकी में होके सवार, है ना, हाँ। और उस पर लाल कपड़ा डाल दिया, भाई यहाँ दुल्हन इसके अंदर है। ये काम हो गया, बारात वाला खेल खेल लिया। एक वो जोनार करते थे, जीमण, जीमण करते थे। अब जीमण करते तो खाने के लिए कुछ बनाना पड़ेगा, खाने के लिए कहाँ से बनाएंगे, तो भाई साहब मिट्टी ले ली, सूखे पत्ते ले लिए, इसके अलावा जो है पानी ले लिया, पानी उनके घी का काम कर रहा है, सूखे पत्ते उनके पूड़ी कचौड़ी का काम कर रहे हैं, गीली मिट्टी उनके लिए जलेबी का काम कर रही है। ऐसे वो जीमण करते थे, खुद ही जीमते थे, खुद ही जिमाते थे। लेखक के पिता भी कई बार आके उसमें शामिल हो जाते थे, जिससे बच्चे हंस कर खेल करके भाग जाते थे गेम को छोड़ करके। पापा बारात में भी शामिल हो जाएंगे, कैसे, जैसे दुल्हन घर आएगी उसका पर्दा उठाकर देखेंगे, ऐसे ही जीमण में बैठ जाते, हाँ भाई अगली बार कब जिमाओगे, ऐसे उठ के भाग जाते। ऐसे ही उन्होंने दुकान खोली ताई की, मिठाई की, तो वो मटकी जो होती, घड़ा था, घड़े की जो ठिकरी होती है, उसके पतासे बन गए, और गीली मिट्टी जलेबी बना ली, सूखे पत्तों की कचौड़ी बना ली। ऐसे वो जीमण करते थे। जीमण हो गया, जीमण के बाद दुकान भी खोल दी, दोनों काम हो गए। और उनके कौन से खेल थे, इसके अलावा उनके खेल थे भाई साहब, किसी दूसरे को डिस्टर्ब करना, छेड़ना। खेती वाला काम भी करते। खेती कैसे करेंगे, कि दो लड़के बन गए, वो बेल बना दिया, पास में घिरनी, घिरनी जो कुएं के ऊपर घूमती ना, वो घिरनी गाड़ दी, और कुएं में से पानी वो निकालेंगे, और खेती बोएंगे। थोड़ी देर खेती, हाथों हाथ बोएंगे, हाथों हाथ काट लेंगे। पिताजी वापस डिस्टर्ब करने आ जाएंगे। पिताजी क्या बोलेंगे, कितनी खेती हुई रे, और वो डर के भाग कर, मतलब खेल हंस करके भाग जाएंगे खेती को बिगाड़ करके। वो ये बोलते हैं, ऊंची नीची बाई क्यारी, जो उपजी सो वही हमारी, कि ऊंची नीची क्यारियां बनाई है, जो भी उत्पन्न हुआ है ना, वो सारा हमारा ही है भाई साहब। ऐसे वो डायलॉग। एक बार क्या हुआ कि एक कोई, एक छेड़ा करते थे, छोटे बच्चे छेड़ते हैं आस पड़ोस मोहल्ले वालों को, सबको। तो एक बार बारात जा रही थी, बारात ये जा रही थी, हाँ बारात जा रही थी,
तो बारात में एक दूल्हा था, वो थोड़ा सा काना कम दिखने वाला था और दुल्हन बहुत सुंदर थी। तो इन बच्चों ने कहना शुरू किया, रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला की कनिया हमारी महरी। यानी कि दुल्हन तो बहुत सुंदर है, पर हमारा दूल्हा जो है ना, दूल्हा कैसा है? दूल्हा काना है। दूल्हे को आया गुस्सा, बूढ़ा सा था, उसने उठा के मिट्टी के ढेले बच्चों के पीछे फेंके। तो ये लोग पैदल ही भागे और इन्होंने कहा कि इतना गंदा, इतना सूगला, घोड़े की शक्ल का ऐसा दामाद किस ने ढूंढा है? कौन ससुर होगा जो अपनी बेटी के लिए ऐसा पति ढूंढ रहा है? ऐसी बात हो गई। एक मौसम तिवारी नाम का बूढ़ा आदमी था गांव में, तो वो वहां से गुजर रहा था। एक बेजू नाम का छोरा था। कौन था? बेजू। बेजू बड़ा बदमाश, बे से याद रहेगा बेजू, और बेजू क्या? बड़ा बदमाश। ये क्या बोलता है कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। किसको बोलता है? मूसन तिवारी को। क्या बोलता है? बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। गुस्सा आ गया भाई साहब, उनके पीछे भागा, पर वो लोग तो भाग गए। मूसन तिवारी पहुंच गए स्कूल में। स्कूल में मास्टर साहब बोला, ऐसे तेरे बच्चे छेड़ते हैं मेरे को। किसका नाम आ गया? भोलानाथ का नाम आ गया और बेजू का नाम आ गया। अब जब घर पे पकड़ने मास्टर साहब ने जाओ रे चार छोरो, चार बच्चों को भेज दिया स्कूल से, जाओ पकड़ के ले आओ उन दोनों को। तो बेजू तो घर से भी पार हो गया, घर से भाग गया, पर अपना भोलानाथ पकड़ में आ गया। भोलानाथ तो पकड़ के ले गए भाई साहब चार छोरे। अब वहां स्कूल पहुंचते ही मास्टर साहब ने खूब उसकी दो चार चाटे सीध कर दिए, खूब डांट डांट पड़ी। भोलानाथ रोने लग गया, घर जाऊंगा घर जाऊंगा। पिताजी को बुलाया गया, पिताजी बोले क्या बात हो, क्या बात होगी? ऐसे ऐसे बात हो गई। तो क्या, चलो रिक्वेस्ट करता हूँ, चिरोड़ी चिरोड़ी करना ही नहीं, निवेदन करना, रिक्वेस्ट करना, चिरोड़ी करके उसको घर ले आए। पर वो बंदा भोलानाथ मारने वाला नहीं, रो रहा है जोर से, हम मैं तो जाऊंगा नहीं, मेरे को मारे, ये वो, घर चलूंगा। जब उसको घर ला रहे, रास्ते में उसके दोस्त मिल गए। अब दोस्त मिल गए तो फिर बस क्या रोना क्या धोना, वो तो नाटक था सब घराने का। दोस्तों को देख के वो क्या करता था? रोना भूल जाता था, कि उनके साथ आनंद मिलेगा। अब वहां से वो क्या हुआ, दोस्तों के साथ से रवाना होकर ये पहुंचे कहाँ पे? उस समय आंधी वांधी चल रही थी, आंधी तूफान चल रहे थे। तो आंधी तूफान चल रहे थे तो खेत में गए, वहां पे आम टूटे हुए पड़े थे। कौन से आम थे? गोपी आम। आम का नाम क्या है? गोपी आम। तो आम टूटे हुए, आम खा लिए। फिर बारिश, इतनी बारिश आने लगी आंधी के बाद में, बारिश आने लगी तो उसे भी घर कैसे जाएंगे? नंगे पाँव होते बच्चे ऐसे गाँव में घूमते बिंदास। हम भी ऐसे घूमते थे। हाँ, तो पेड़ों के पास खड़े हो गए, बारिश रुकेगी बारिश रुकेगी, और कह रहे हैं वो बार बार में कि बरखा उधरे बिलाई, ऐसे कि बारिश रुक जाए। ऐसा जैसे आजकल वाले अंग्रेज को क्या बोलते हैं? रेन रेन गो अवे, और वो बोलते थे बरखा उधरे बिलाई, ऐसे। चलो, क्या कहा आगे? आगे इन्होंने कहा कि बारिश रुकी नहीं और जोरदार हो गई, मूसलाधार बारिश हो गई। अब मूसलाधार बारिश हो गई ना, तो अब क्या किया जाए? थोड़ी देर रुक गए, वेट कर लिया। अब जब बारिश रुक गई तो बच्चों को पानी इकट्ठा हो गया, कुछ मजे करते हैं। वहां पे कोई बिल थे, छेद थे, कि इनमें पानी डालेंगे इनमें चूहा निकल के आएगा। इसलिए वो पानी उठा करके पानी उसमें डालने लग गए, पानी डालने लग गए कि चूहा निकलेगा। चूहा तो निकला नहीं भाई साहब, सांप निकल गया। चूहे की रक्षा के लिए, गणेश जी की सवारी की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल गया। जैसे सांप को देखा, बड़ा सारा काला सांप था, भागे। और भागे तो कोई गिरा, अंडा चित, कोई मोधा, कोई ऊंधा, चप्पल होती नहीं है, कांटे रुक गए, पर रुकने की हिम्मत नहीं है, सब भाग रहे हैं। तो भोलानाथ भी डर के भागा और भाग के सीधा घर जैसे ही पहुंचा, पिताजी हुक्का पी रहे थे बैठे बैठे चारपाई पे आराम से। पिताजी के पास रुका ही नहीं, माँ उधर जाके चावल, माँ चावल साफ करी थी, अम्मी आई नहीं, चावल साफ करी थी, जाके माँ की गोद में डर एहसास भरी हुई है। माँ बोली क्या हो गया, क्या हो गया? बोला नहीं जा रहा, क्या हो गया? बोला नहीं जा रहा। तो पिताजी की ये क्या हो गया बच्चे के? भाग के आए, क्या हो गया? वो ले रहे हैं, वो आ नहीं रहा। एकदम माहौल ऐसा बन रखा है, ये क्या हो गया आज? अब बच्चा बोल नहीं पा रहा, बस के मुंह से साफ, है ना, साफ बोलना चाह रहा था, बोल नहीं पा रहा था, डर जाता ना ऐसे, साफ साफ कर रहा है। अब माँ बोल रही है, उसको चूम रही है माँ, हल्दी, और उसके हल्दी लगा रही है, कभी क्या कर रही है, बच्चे की एकदम हालत खराब। तो जब वो पूरी कहानी में, स्टोरी में, ये क्या है? उपन्यास का हिस्सा है, हम पढ़ रहे हैं आत्मकथात्मक, आत्मकथात्मक उपन्यास पढ़ रहे हैं हम, है ना? तो आत्मकथात्मक उपन्यास का हिस्सा है, उसका एक हिस्सा ये पढ़ने ले लिया इसमें। पिता के साथ खेल में भी था, पिता के साथ वो कुश्ती भी खेलता था। पिताजी उससे बाया और दाया, बाया नहीं खट्टा और दाया नहीं मीठा, चुम्मा भी मांगते थे, उसको चुम्मा भी देता था वो।
लेकिन इतना प्रेम पिता से होने के बाद ही वो कहां जाता है, माँ के पास छिपता है। ऐसा क्यों? कि माता के पास बच्चा अधिक ममत्व, अपनापन, सुख महसूस करता है, तो कष्ट के समय जो है वो माँ को याद करता है, माँ के पास जाता है। तो पिता के कहने पर वो पिता के पास नहीं आया। इस वाले चैप्टर में से माता के जैसे पर्याप्त है मेरे हिसाब से, और इसके अलावा कोई प्रश्न छपेगा नहीं आपके, लगभग मैंने कवर कर लिए हैं। अद्वार से काम आपका हो जाएगा। जो बच्चे अभी जुड़े हैं, हमने स्टार्टिंग में से 11 नवंबर से किया था, वो 10th का तो लगभग 15-20 के आसपास किया, पर ये 3 क्लास आपके लिए पर्याप्त। मैं बार बार कह रहा हूँ कि 3 क्लास को ढंग से पढ़ना। पूरी साल जो बच्चा पढ़ा है, ये पूरे साल जो नहीं पढ़ा है, वो ये 3 क्लास से लेकर के उससे ज्यादा नंबर लेके आ जाएगा। ठीक है, आ जाओ अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दूसरा है आपका साना साना हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी। साना क्या होता है? छोटे। तो छोटे छोटे हाथ जोड़कर, छोटे छोटे हाथ जोड़कर कौन है? मधु कांकरिया। मधु कांकरिया क्या कर रही है? छोटे छोटे हाथ जोड़ रही है। मधु कांकरिया है। क्या कहा कि लेखिका यात्रा पर निकली है। कहाँ की यात्रा पर निकली है? तो वो निकली है, यात्रा कर रही है कहाँ की? यूमथांग की। कहाँ जाएगी? यूमथांग जाना है। और हमारी यात्रा की कहाँ से ही हमें नहीं पता है, पर हम ये जानते हैं गंतोक। गंतोक से या गैंगटोक से, जो भी बोले आप, गैंगटोक से इसकी यात्रा शुरू होती है। हमने जो देखा चैप्टर में जो देखा, गैंगटोक से स्टार्ट हो रही है। गंगटोक या गैंगटोक जो है उसका अर्थ है पहाड़, और यूमथांग यानी घाटियां। कहाँ जाएंगी? घाटियों में जाएगी। और वैसे भी देख लो आप, याद रह जाएगा आपको कि पहाड़ पे कोई चढ़ेगा तो गिरेगा कहाँ पे? घाटी में गिरेगा। तो कहाँ जा रही है? यूमथांग जा रही है। कितनी दूरी है? 149 किलोमीटर। 149 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, पर दूरी इतनी है कि पहाड़ी इलाका इतनी ऊंचाई पर है, तो एक साथ नहीं पहुंच सकते। तो बीच में कहाँ स्टॉप करना पड़ेगा इनको? बीच में इनको लायुंग में स्टॉप करना पड़ेगा। क्यों जा रही है यूमथांग? बर्फ देखने जा रही है। और बीच में क्या हो जाएगा? बीच में कटाऊ भी देख लेगी। कटाऊ क्या है? लायुंग से जो है, लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर है। लायुंग से 500 फीट की ऊंचाई पर है क्या? कटाऊ। जाना कहाँ है? यूमथांग, पर बीच में स्टॉप कहाँ करना पड़ेगा? लायुंग। क्योंकि एक साथ गंतोक से यूमथांग नहीं पहुंचा जा सकता। फिर दूसरी बात, किसी ने बता दी कि वहां बहुत बढ़िया माहौल है, कटाऊ जाके आओ, शानदार बर्फ मिलती है एकदम मस्त। तो कटाऊ भी बीच में जाके आएंगे। हाँ, अब जब गंगटोक से यूमथांग जाने का प्लान है, बीच में क्या क्या इसके साथ होता है? तो बीच में क्या क्या इसके साथ होता है? एक तो ये बोलती कि मैंने एक नेपाली लड़की थी, उससे प्रार्थना सीखी थी। क्या? नेपाली युवती से सीखी थी। क्या प्रार्थना सीखी थी? कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर, साना साना हाथ जोड़ी गर्दुई प्रार्थना, कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, तिमरो जीवन मास्टर कसोली, कि मेरा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो, ऐसी मैं प्रार्थना करती हूँ। किससे सीखी? नेपाली युवती से सीखी। इसका ड्राइवर जो है, जो गाइड जो है, ड्राइवर कम गाइड दोनों मान सकते हैं उसको, ड्राइवर कम गाइड, ड्राइविंग वाला काम भी कर रहा है और गाइड भी है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है जितेन। कौन है? जितेन नार्गे। तो ये वहां से बढ़ते हैं, आगे चलते हैं और देखते हैं वहां पे इनको क्या क्या देखने को मिलता है। इनको सेवन सिस्टर वाटरफॉल देखने को मिलता है। क्या क्या देखने को मिल रहा है? एक तो मिला सेवन सिस्टर, सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। क्या क्या देखा? उदाहरण, वाटर सेवन सिस्टर वाटरफॉल देखा। और क्या देखा इन्होंने? श्वेत पताकाएं, सफेद झंडियां और रंगीन झंडियां। झंडे नहीं, झंडी, पताका, रंगीन पताका। क्या कहा कि जब कोई बुद्धिस्ट जो है, बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है, तो 108 सफेद पताकाएं फहरा दी जाती है और उन्हें उतारा नहीं जाता है, वो अपने आप धीरे धीरे हवा से नष्ट हो जाती है। दूसरी बात, रंगीन पताकाएं कब फहराई जाती है? जब कोई त्योहार, उत्सव या कोई अन्य कार्यक्रम है, अच्छा है, पॉजिटिव काम है, तो रंगीन पताकाएं फहराई जाती है। कितनी है रंगीन? पता नहीं है। श्वेत की संख्या फिक्स है 108 है, रंगीन की संख्या फिक्स नहीं बताई इन्होंने। आगे आ जाओ, रंगीन की संख्या बताई नहीं किताब में, श्वेत की बता दी। फिर क्या कहा कि एक जगह का नाम आया यहां पर, क्या नाम आया? कवि लॉन्ग स्टॉक।
कवि लॉन्गस्टोक नाम की जगह ही है। ये क्यों फेमस है? यहाँ पे दो जनजाति थी, लेपचा, लेपचा, दो जनजातियां हैं, दो जाति के लोग रहते हैं यहाँ पे। कौन कौन से रहते हैं? लेपचा और भूटिया। एक बंदा था चिस्खे बमसन, नाम याद नहीं होंगे। चिस्खे बमसन है जो मीडिएटर है, उस मीडिएटर ने क्या किया, इस जगह पर कवि लॉन्गस्टोक नाम की जगह पर लेपचा और भूटिया जिनमें विवाद चल रहा था, उनके बंदे थे कुंजतेक, और एक बंदा था लेपचा, कौन था? शोमेन। इस शोमेन और कुंजतेक दोनों कौन है? एक लेपचा का लीडर है, एक भूटिया का लीडर है। और मीडिएटर कौन है? मीडिएटर है जिसखे बमसन। इसने संधि करवाई थी, इनकी विवाद को, इनकी लड़ाई को खत्म करवाया था। एक काम तो कभी लैंगस्टोक में ये हुआ था, और दूसरा काम क्या हुआ था, यहाँ पर जो गाइड फिल्म है ना, पुरानी मूवी है, आप यूट्यूब पर देखेंगे, मम्मी पापा से पूछेंगे ना, मम्मी पापा ने आपने ये फिल्म देखी हुई है गाइड, अच्छी फिल्म है, तो वो है गाइड। यहाँ पर शूटिंग हुई थी, ये काम भी हो गया। और क्या किया? और रास्ते में हमें कौन मिलता है? रास्ते में मिलती है वो महिलाएं जो पत्थर तोड़ रही थी, पत्थर तोड़ती महिलाएं, पत्थर तोड़ती महिलाएं। तो पत्थर तोड़ती महिलाओं में क्या देखा कि वो पीछे टोकरी में कपड़े से वो बच्चे को बांध रखी है, और पत्थर भी तोड़ रही है, इतनी ऊंचाई पर है, और थोड़ा बहुत भी इधर पाँव फिसले, जोरदार दे उसके पत्थर के, हिल जाए थोड़ा सा भी, तो नीचे से खाई में जा सकती है। अब ऐसा दुख वाला माहौल, ये ऊपर बढ़िया बढ़िया माहौल देख रही थी, पताकाएं भी हैं, झंडे भी बह रहे हैं, पर ये ऐसा दुख वाला माहौल ऐसा था कि लेखिका को लगा कि मैं एकदम आनंद में थी, बहुत सुंदरता नजर आ रही थी, पर अचानक से जैसे कोई नृत्य कर रही नृत्यांगना होती है, कोई डांसर होती है, उससे घुंघरू टूट जाते हैं, ऐसे मेरे अचानक से इस सुंदर वाले माहौल में, इस डेकोरम में ये देख करके घुंघरू टूट गए, मेरी निद्रा जो है वो एकदम से भंग हो गई। मैंने याद किया कि जैसे महिलाएं जो है इनके हाथों में छाले पड़ गए पत्थर तोड़ते तोड़ते, वैसे ही आदिवासी महिलाएं जो हैं, जो पलामू के जंगलों में मिलती हैं, वो बीड़ी बनाने के जो पत्ते होते हैं, वो पत्ते चुगने के लिए पूरे जंगल जंगल घूमती है, उनके पाँव में छाले पड़ जाते हैं, तो उनके पाँव के छाले और उनके हाथों के छाले एक ही बात कर रहे हैं। क्या बात कह रहे हैं? कि आम जिंदगी जो है, गरीबी जो है, वो एक जैसी होती है। वो महिलाएं वहां पर पीछे वो भी बांध के बच्चों को पत्ते चुगती रहती है, ऐसे ये महिलाएं जो है पत्थर तोड़ रही है वो बांध करके। तो एक गरीबों की जिंदगी ऐसी होती है, ये हालात होते हैं, ऐसा लेखिका ने बताया। इतने में जितेन आ जाता है, जितेन बोलता है कि इनको क्या देख रहे हो, आप सुंदरता देखने के लिए आए हो, ये देश की आम जनता है, हर जगह मिल जाती है। तो देखो लेखिका जो है बड़े लेवल की, वो फिर भी समझ रही है इनके दुख को, पर वो जितेन जो ड्राइवर है वो कैसी बातें कर रहा है कि नहीं इनको क्या देख रहे हो, ये तो सब जगह मिल जाएंगे। चलो, इनको क्या बोल दिया, आम जनता बोलता है। पत्थर तोड़ दी महिलाएं देख ली, आगे आ जाओ। इसके अलावा क्या देखा भाई इन्होंने यहाँ पे, हमारे जो गुरु नानक देव हैं उनकी बात भी यही है कि गुरु नानक देव की थाली से कुछ चावल छिटक कर यहाँ गिर गए थे, तो वहां पर क्या होती है, चावल की खेती इसीलिए होती है। ये काम हो गया। इसके अलावा बात करें, चावल वाली बात हो गई ना, चावल की बात हो गई यहाँ पे। गुरु नानक के फुटप्रिंट भी, एक पत्थर पड़ा है अभी यहाँ पर, ऐसे बोल रहे हैं फुटप्रिंट, उस पर उनके पाँव के निशान भी है। एक कहा, एक प्रेयर व्हील की बात भी आई थी। प्रेयर व्हील क्या है? तो बोलना कि एक कुटिया है, उस कुटिया में एक चक्र है, उसको क्या बोलते हैं? प्रेयर व्हील, यानी धर्म चक्र बोलते हैं। उसको घुमाएंगे ना तो पाप धुल जाएंगे, ऐसे बोलते हैं। जैसे गंगा जी में जाने से पाप धुल जाते हैं, वैसे इसको घुमाने से पाप धुल जाते हैं। तो लेखिका ने कहा कि कोई बोले गंगा में जाने धुलेंगे, ये पहाड़ पे आ गए, ये बोले प्रेयर व्हील को घुमाएंगे तो पाप धुल जाएंगे। यानी हमारे देश में किसी कोने में, कितनी ऊंचाई पर कहीं भी चले जाओ, हमारी जो मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, वो चलती हैं, उनको मानते ही हैं। विश्वास, मिथक, अंधविश्वास जो भी है वो सब जगह रहते हैं। प्रेयर व्हील की बात भी हो गई। और क्या बात है देखो, और उन्होंने कहा कि यहाँ पर हमने देखा पाइन और धूपी, कौन से पेड़ मिलते हैं इनको, कौन से पेड़ मिले लेखिका को? बढ़िया बढ़िया प्रश्न है एमसीक्यू में,
बस ये विश्वास करो आप तो कि कोई प्रश्न इन क्लासों के बाहर नहीं जाने दूंगा। पाइन और धूपी के पेड़ मिले इनको, सर ऐसा कुछ चैप्टर में आया था कि हाँ जी आया था। और फूल कौन से मिले? रूडे रूडे रूडेडेंड्रो रूडेंड्रो रूडेडेंड्रो के फूल आए थे, ठीक है। पेड़ का ये पाइन और धूपी के, और एक फूल और था कौन सा? प्रियुता, प्रियुता के फूल थे। ये लो जी, ये काम भी हो गया। फूल देख लिए, पेड़ देख लिए। अब इन्होंने क्या देखी? फौजी छावनियां देखी। फौजी छावनियां जहां लिखा हुआ था वी गिव आवर टुडे फॉर योर टुमारो, हमने हमारा आज दे दिया आपके कल के लिए। ठीक बात है, लिखा नहीं है, ये सही बात है कि वो फौजी जो देश में किसी का अभी विवाह हुआ है, किसी छोटा बच्चा है, ये सब छोड़ करके, इन सब की परवाह न करके वो सीधा जैसे ही आदेश आता है सेना का कि आपको वहां पहुंचना है, जम्मू कश्मीर में आपकी पोस्टिंग है, लद्दाख में आपकी पोस्टिंग है, वो वहां पहुंचते हैं। उनके केवल यहाँ केवल एक चीज चलती रहती है, हाँ मेरा देश सबसे पहले है। तो वो इन सब को एक बार के लिए भूल करके वहां पहुंचते हैं हमारे लिए, कि हमारा कल सलामत रहे। इसलिए वो अपना आज वर्तमान कितना सुखद हो, शादी ब्याह घर में कोई भी प्रोग्राम हो, वहां जाना है तो जाना ही पड़ेगा। तो वो सब छोड़ के वो क्या करते हैं? अपना आज दे देते हैं कि हमारा कल बच सके। सलाम है उनको। फौजी छावनियां, और यहां पर कैप्टन शेखर दत्ता की बात भी आई है। कैप्टन शेखर दत्ता, ये क्या बोलते हैं? कैप्टन शेखर दत्ता क्या बोलते हैं? कैप्टन शेखर दत्ता बोलते हैं कि जब वो यहाँ थे तो उन्होंने कहा कि यहाँ इस पहाड़ी इलाके में, कटाऊ में, यूमथांग में अकेले सेना के रहने से कुछ नहीं होगा, इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। तो कैप्टन शेखर दत्ता के कहने पर हमारा जो यूमथांग है, जो घाटिया जिसका अर्थ है, वो क्या बनाया गया? टूरिस्ट पैलेस बनाया गया था। कटाऊ जो था वहां बहुत बर्फ मिली लेखिका को, वहां बढ़िया माहौल मिला, इतना अच्छा माहौल था कि जब वो यूमथांग पहुंचते कटाऊ के बाद, तो यूमथांग उसे फीका लगता है। तो कटाऊ में जो बर्फ, माहौल, सुंदरता वो बहुत अच्छी थी। चारों तरफ घाटियां थी, घाटियों में रंग बिरंगे फूल थे, इधर बर्फ थी, ताजा ताजा बर्फ गिरी थी ऐसा लग रहा था। वो लेक का बर्फ देखने के लिए यहाँ आई थी। जब वो सिक्किम में गंगटोक में स्टार्टिंग में थी, शुरू में थी, तो उसे किसी ने बताया था कि कई बार यहाँ से भी कंचनजंगा, जो आप जिसको बोलते हैं कि सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट है, K2 है, फिर कंचनजंगा है, भारत की सबसे बड़ी चोटी जो है, तो वो कंचनजंगा यहाँ से देखी जा सकती है, ऐसा उन्होंने कहा। पर जब वो सुबह अर्ली मॉर्निंग देखा, गंगटोक में खिड़की खोल के देखा, तो वहां पे बादल बादल छाए हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे गोविंद देव जी के कपाट क्या हो, बंद हो। वैसे उसको चोटी नहीं दिखी। फिर जैसे ऊंचाई पहुंची कटाऊ में, उसे खूब बर्फ दिखी। कटाऊ जो है बहुत सुंदर इसलिए भी था कि वहां पर कोई भी दुकान उकान नहीं थी, वो टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, कम लोग वहां आ रहे जा रहे थे। जब लोग वहां नहीं पहुंचेंगे तो प्रदूषण कम होगा, पॉल्यूशन कम होगा, तो गंदगी कम फैलेगी लोगों के जाने से। वहां पे कम लोग गए तो वहां पे बर्फ भी अच्छी थी, सुंदरता भी अच्छी थी। वरना मनुष्य आप जानते हो जहां जहां पहुंचेगा बंटा धार कर देता है। आप देखिए नाहरगढ़ जयगढ़ कहीं भी पहुंचे, अच्छे अच्छे महलों पर कई तुच्छ मानसिकता वाले लोगों ने पत्थर से कोई दिल बना रखे हैं, नाम लिख रखे हैं, चवन्नेगिरी कर रहे हैं। अक्षरधाम जैसी बढ़िया सुंदर जगह में अच्छे अच्छे पेड़ पौधों पर खोद दिया, उनको गोद दिया उन लोगों ने, पता नहीं क्यों मूर्खता दिखाते हैं। तो कैप्टन शेखर दत्ता की बात यहाँ पे हो गई। लगभग मैंने कवर करने का प्रयास किया है और आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट है। आगे बढ़ेंगे। अगला चैप्टर जो आपका आता है वो है आपका, कौन सा चैप्टर है? मैं क्यों लिखता हूँ, ये छोटा सा चैप्टर है, मैं क्यों लिखता हूँ 10 मिनट 5 मिनट ही। इनका पूरा नाम याद कर लेना भाई, क्या बोल रहा हूँ, पूरा नाम याद कर लेना बस। तो फिर प्रश्न आ गया ही। हीरानंद सचिदानंद वातस्यन अज्ञे, हीरानंद सचिदानंद वातस्यन अज्ञे इनका पूरा नाम था। और इन्होंने कहा कि मैं क्यों लिखता हूं, ये मैं जानना चाहता हूं मैं क्यों लिखता हूं। फिर भी जो रीजन निकल के आए, पहली बात तो मैं खुद ये जानना चाहता हूं मैं क्यों लिखता हूं, इसलिए लेखक लिखता है। फिर दूसरी बात क्या कहा, एक तो हो सकता है बाहरी दबाव या बाहरी व्यवस्था, और एक होता है आंतरिक व्यवस्था। ये आंतरिक व्यवस्था जो अंदर से, हृदय से है, कि कोई मनुष्य अपनी इच्छा से, कि मुझे कुछ ऐसा दिखा, फील आया,
और मैंने वो लिख दिया। जैसे मान लो जो ईश्वर में विश्वास करते हैं, जो मानते हैं, वो क्या कहते हैं, जैसे मान लो आप पेपर पेपर दे रहे हैं, एग्जाम हॉल में बैठे हैं, कोई क्वेश्चन है नहीं हो पा रहा, तो आप क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, जब तुझसे न उलझे तेरे जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, क्या कहा, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के भरोसे सब छोड़ दे बंदे, तेरी हर मुश्किल को वो आसान करेगा, और जो तू ना कर पाया वो भगवान करेगा। तो बस ऐसा मान के छोड़ दो, सब क्या दिक्कत है। आंतरिक व्यवस्था हृदय से, बाहरी व्यवस्था में दिक्कत है। बाहरी में क्या क्या हो जाएगा, बाहरी में हो सकता है कि आर्थिक कारण, पैसे के लिए लिखे कोई बंदा, पैसा कमाने के लिए लिखे, हो सकता है कोई क्या प्रसिद्ध होने के लिए लिख दे, प्रसिद्ध होना हो, आर्थिक कारण हो सकता है, प्रसिद्ध होने के लिए हो सकता है, और क्या हो सकता है, और हो सकता है प्रकाशक का तकाजा। प्रकाशक क्यों, प्रकाशक कोई भी अखबार का मालिक हो सकता है, वो लिखवाए, किसी स्कूल का मालिक हो सकता है, वो लिखवाए। जैसे मान लो कोई भी किसी कहे कि सर आपको ना एक स्कूल के लिए स्क्रिप्ट तैयार करनी है, तो वो लिखनी पड़ेगी, तो वो क्या हो गया, प्रकाशक। ऐसे कोई अखबार का मालिक है, उसके कोई पत्रकार उसको बोले भाई आप ना मेरे संस्था के लिए कुछ लिखो, अपने अखबार के लिए कुछ लिखो, तो वो लिखेगा। दूसरा, कोई बंदा फेमस होने लिखता है, सूरदास जी, तुलसीदास जी, इन्होंने लिखा, तो कैसे लिखा, हृदय से लिखा। कुछ कवि बाद में जो है उन्होंने केवल फेमस होने के लिए लिखा, और कुछ कवि जो आते हैं वो क्या के लिए आते हैं, वो केवल पैसा कमाने के लिए आते हैं। तो बाहरी व्यवस्था में 3 कारण हो गए, आंतरिक व्यवस्था में एक कारण हो गया अंतरात्मा, कि जब कुछ ऐसा दिख जाता है कि उसको बात को कहे बिना अंदर की तड़प जो है मिटती नहीं है, उसको बोलते हैं आंतरिक व्यवस्था। लेखक ने कविता लिखी है, वो हिरोशिमा पे लिखी है। हिरोशिमा में भी वो जब वहाँ जापान देखने गया उन सबको, तब भी लिखी, भारत लौट के आया और ट्रेन में बैठे बैठे, भारत में बैठे बैठे ट्रेन में लिखी इन्होंने। और क्या हुआ कि वहां उन्होंने देखा कि एक पत्थर था, पत्थर पर एक छाया बनी हुई थी, तो ऐसा लगा कि जब बम विस्फोट हुआ होगा तो एकदम से यहाँ कोई जा रहा था, वो झुलस गया, पत्थर पर उसके चित्र बन गया। ये देखकर उसे धक्का से लगा कि यार ऐसा कितना भयंकर मंजर रहा होगा। ये उसे एहसास हुआ, तब जाके उसके अंदर की वो तड़प जागी, उसने अनुभव किया, उसने अनुभूति की। एक प्रश्न ये भी है, अनुभव और अनुभूति, अनुभव और अनुभूति क्या है। तो अनुभव किसे चाटा पड़ा, अनुभव हुआ, चोट लगी दर्द। अनुभूति किसी दूसरे ने उसको देखा, और देख करके वो कल्पना के सहारे, इसका गाल लाल हो रहा है, समझ सकता हूं मैं कितना पड़ी है। तो कल्पना के सहारे जो रूप लिया जा सकता है वो अनुभूति का रूप है, और जो खुद के साथ घटित हुआ है वो अनुभव है। यानी घटित जो होगा, अच्छा बुरा, घटित का क्या होता है, अनुभव होता है, और कल्पना का सहारा लेकर के जो आगे बढ़ता है वो अनुभूति हो सकती है। अनुभूति है कि जरूर हो भी सकता है, पर नहीं भी हुआ तो भी चल जाएगा, बस फील कर सकते हैं। तो अनुभव और अनुभूति, ये वाला प्रश्न भी अच्छा है। और तो क्या बात करेंगे इसमें, एक इन्होंने बताया कि जैसे हिरोशिमा पर बम गिरा और नागासाकी पर बम गिरा, जापान के शहर थे, अमेरिका ने गिरवाए बम, तो यहाँ पर कुछ लोगों को मारना था, मेन सैनिकों को या उनसे भी बड़े लोगों को, पर सब लोग, पूरा गांव, पूरा शहर जपेटे में आ गया। तो लेकिन भाई ये मैंने देखा था, ब्रह्मपुत्र नदी में जो सैनिक थे उन्हें खाने के लिए थोड़ी बहुत मछली अपने खाने में चाहिए थी, पर वो बम फेंक देते थे, बहुत सारी हजारों मछलियां मर जाती थी। तो जीव का ये अपव्यय मैंने देखा है, जीव का ये अपव्यय मैंने देखा है। इस कारण मैं समझ सकता था कि वहां पर भी कुछ लोग, कुछ सैनिकों या बड़े नेताओं के कारण पूरे शहर के लोग मारे गए। तो ब्रह्मपुत्र नदी वाला एग्जाम्पल, लेखक ने बताया, मैं खुद जो है साइंस का स्टूडेंट था, तो मैंने उसका थ्योरिकल ज्ञान तो मेरे को था, मेरे को सिद्धांतिक ज्ञान तो था, पर मेरे को प्रायोगिक ज्ञान, प्रैक्टिकल वाला नॉलेज नहीं था। वो प्रैक्टिकल वाला नॉलेज मैंने देखा कहाँ पर, बम विस्फोट के बाद में। ठीक है, ये लो जी, ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट है। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका ग्रामर पोर्शन, और फिर हमारी बात खत्म करेंगे हम। अभी काम हो गया आपके 33 और 11, 44 नंबर किताब पूरी हो गई है। 36 नंबर बहुत जल्दी कर दूंगा मैं आपकी, आ जाओ। क्या है, अपठित गद्यांश। बोर्ड ने इस साल दे दिया है 3 एमसीक्यू आएंगे और 3 आएंगे वेरी शॉर्ट, लेकिन अद्वार्थिक में बोर्ड उसको फॉलो करे जरूरी नहीं है, बोर्ड उसको फॉलो करे जरूरी नहीं है, इसलिए आप तैयार रहें। 6 के 6 वेरी शॉर्ट आ सकते हैं,
वरना 3 एमसीक्यू और 3 वेरी शॉर्ट। इसको आप ढंग से पैराग्राफ पढ़ेंगे, आराम समझेंगे, बहुत अच्छे से हो जाएगा। जल्दीबाजी नहीं करनी है। कोई प्रश्न आपको लगे अभी नहीं आ रहा है, एक बार उसके स्पेस छोड़ दे, आगे वाले प्रश्न में बढ़ जाए, जब टाइम मिलेगा बचेगा तो दोबारा उसको पढ़ के कर लेंगे, पर जवाब आपको इसका अंदर ही मिलेगा, ज्यादा लोड नहीं लेना है। कई बच्चे जो इसको सामने है फिर भी नहीं कर रहे, फिर भी एकदम कम नंबर आ रहे हैं, फेल ही हो रहे हैं, ये बड़ी बेवकूफ की बात है। जब सामने पैराग्राफ है 6 के 6 नंबर लिए जा सकते हैं, उसी में से पूछा है, तो अगर ध्यान से पढ़ेगा तो आप 10 तक पहुंचे, मैं गारंटी देता हूं आप पूरे 6 नंबर इसमें ले सकते हैं। अपठित पद्यांश, ये थोड़ा सा आपको मान लो पोइट्री वाला पोर्शन है, हिंदी अर्थ नहीं आता है, फिर भी आप प्रयास करें जितना अधिक हो पाए। फिर जब मैं इसकी लॉन्ग क्लास अपनी चलेगी तो आपको बहुत अच्छे से बताऊं कैसे पद्यांश करना होता है, कैसे गद्यांश करना होता है, कैसे गद्यांश में पूरे 6 नंबर लिए जा सकते हैं, कैसे पद्यांश से पूरे 6 नंबर लिए जा सकते हैं, मैं वो बताऊंगा। और उसके बाद आप पूरे 6 के 6 नंबर आने वाले हैं, छक्का लगा देंगे। हाँ, निबंध 6 नंबर का आता है, पर अभी आप कितने नंबर का आएगा। निबंध में भी आपको कैसे स्लोगन फॉलो करना होता है, कैसे कारण करने पड़ते हैं, कैसे आपको चित्र इसमें बनाना होता है, कैसे आपको पॉइंट वाला फॉर्मेट करना है, सकारात्मक नकारात्मक, वो सब आप फॉलो करें जितना आपको आता है। फिर उसके बाद जब भी निबंध विषय हमारा होगा तो आप उससे और सीखेंगे, एनुअल के लिए मैं आपको तैयार कर दूंगा। अभी जितना आपसे हो पाए आपको करना चाहिए। पत्र भी कार्यालय और गैरकार्यालय आपकी इजी है। आप मेरे हिसाब से वो कार्यालय के साथ जाना चाहिए। क्या कौन से आएगा सर, चलो इससे पहले ये बात करते हैं कौन कौन सा है, निबंध कौन सा आ रहा है इस बार, है ना। कल आपको निबंध कौन से देखने को मिलेंगे, तो एक तो हो गया राजस्थानी कल्चर, राजस्थान की संस्कृति, ठीक है। एक हो गया, इसको आप डबल स्टार कर सकते हैं, पर्यावरण प्रदूषण को। पर्यावरण प्रदूषण से मेरा अर्थ जल, वायु, ध्वनि, कोई सा प्रदूषण भी हो जाएगा, ठीक है। वन संरक्षण हो सकता है, और विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन, ये विषय आप देखेंगे। मोबाइल या इंटरनेट, दोनों में से कोई भी एक हो जाएगा, मोबाइल या इंटरनेट। मोबाइल का पूछ सकता है, मल्टीमीडिया का पूछ सकता है, सोशल मीडिया का पूछ सकता है, इंटरनेट पूछ सकता है, बात वही करनी घुमा फिरा के। तो आप इनमें से देखेंगे आराम से आपके 5 में से मैच कर जाएगा, ठीक है, कोई सा भी। आतंकवाद भी इस समय चल रहा है, पर आपके हिसाब से शायद 10th में नहीं पूछेगा, ये टॉपिक आप पढ़े, पर्याप्त आपके लिए। यहाँ पर आप जाएंगे पत्र के साथ, किसके साथ, स्कूल में खेल सुविधा बढ़ानी है। आप फॉर्मल लेटर के साथ करना, इनफॉर्मल को रहने दो, गैर काले को रहने दो। खेल सुविधा बढ़ानी है, या पुस्तकालय लाइब्रेरी की सुविधा बढ़ानी है, या एक्स्ट्रा क्लासेज, अतिरिक्त कक्षाएं। क्यों, स्कूल में है ना कमी है मास्टरों की, तो आप है ना हमारी एक्स्ट्रा क्लास लगा दो, अतिरिक्त कक्षाएं लगा दो, सिलेबस नहीं हो पाया, ऐसा आप प्रिंसिपल को या प्रधानाध्यापक को लेटर भेजेंगे। प्रधानाचार्य लिखना है या फिर प्रधानाध्यापक लिखना है, 10th तक के बच्चे हैं। अगर वहां दिया उच्च माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय, तो प्रधानाचार्य है। पर ऐसा दिया हुआ नहीं, बस बोले कि आप स्वयं को मोहन मानते हुए एक लेटर लिखिए, तो वहां पर 10th का स्टूडेंट मानना है, 10th में होता है प्रधानाध्यापक और 12th के स्कूल में होता है प्रधानाचार्य। तो खेल सुविधा हो गई, पुस्तकालय हो गया, अतिरिक्त कक्षाएं हो गई। आप ज्यादा इन पर अटके नहीं कि सर मैं इनको रट लू गया, रटने वाला काम नहीं, थोड़ा सा एक बार देखना है कि हाँ ये लिखना है, इसमें ये लिखना है। 5-5 पॉइंट दिए हुए आएंगे आपको, इन 3 सब में 5-5 पॉइंट दिए हुए आएंगे, तो आपको कि उनको बड़ा करना है, विस्तार आप कर लेंगे, रटने वाली चीज नहीं है। इनमें से मिल जाएगा, बहुत अच्छी बात है, ये मिल जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलता तो आपको जो भी दिया हुआ है उसमें 5 पॉइंट दिए हुए हैं, 5 पॉइंट को आराम से एक्सप्लेन कर सकते हो। निबंध सबसे लास्ट में करना है। निबंध सबसे लास्ट में क्यों करना है, कि जो अच्छे बच्चे हैं शुरू में शुरू कर दिया, समय कम पड़ जाएगा लास्ट में, और जो निबंध स्टार्ट कर दिया वो लिखते लिखते थक जाएंगे, 2 से 3 पेज लिखेंगे, तो फिर बाद में आगे काम को नहीं कर पाएंगे। निबंध लास्ट में, लास्ट के आधे घंटे चाहे कैसा ही बच्चा हो उसमें निबंध स्टार्ट करेगा, ठीक है। इसके बारे में और बात करेंगे जब निबंध को विस्तार से समझेंगे। अगला टॉपिक संक्षिप्तीकरण और पल्लवन है। संक्षिप्तीकरण और पल्लवन, पर अभी के हिसाब से मेरे को लगता है इस बार नहीं दे रहा, ये कल तो आपको नहीं देगा,
क्योंकि 70 नंबर का ये 10 नंबर कौन से कम करेगा, तो मैं भी इसको कम कर देगा वो संक्षिप्तीकरण और पल्लवन। विज्ञापन पिछले साल तक था, इस साल नहीं है, पर फिर भी आ सकता है। विज्ञापन अगर आता है तो आप एक बॉक्स बनाएंगे, स्टार्टिंग थोड़ी हेडिंग मोटे मोटे अक्षरों से करेंगे, फिर नॉर्मल शब्दों से पेंसिल का प्रयोग भी करना है, पेन का भी करना है, ब्लैक पेन का भी करना है। उसके बाद में नहीं आता है तो संक्षिप्त में पढ़ना है, ये भी नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं। कैसे करना है? संक्षिप्त में नहीं, शॉर्ट करना है। शॉर्ट कैसे करेंगे? वो बड़ा पैराग्राफ है, उसका सार क्या है, उनको 3-4 लाइन में करना है। पल्लवन छोटी लाइन है, उसको विस्तार करना है, बड़ी लाइन में करना है, पल्लवन हो जाए। इनको विस्तार समझेंगे एनुअल के हिसाब से, पर अभी जैसे मैं बताया आप उसको फॉलो करेंगे, 4 में से 2.5-3 का काम आराम से होने वाला है। और अच्छा बच्चा है, थोड़ा अच्छा लिखेगा, पूरे 4 भी देंगे एग्जामिनर, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या है? विकारी या विकारी, विकारी में ना वो पूरे की पूरे क्लास में करवा दिए हैं, यूट्यूब की क्लासें हैं आपकी, वो ले सकते हैं आप। अविकारी का काम अभी नहीं हुआ है, थोड़ा सा सेल्फ से पढ़ना पड़ेगा। बस अविकारी में लोग बता देता हूँ आपको क्या क्या पढ़ना है। अविकारी किसे कहते हैं? वे शब्द जो लिंग, वचन, काल, पुरुष, कारक के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं, नहीं बदलते हैं, अविकारी। एक बात। अविकारी को क्या कहते हैं? अव्यय भी कहते हैं। दो बात। अविकारी कितने भेद हैं? बोलना 4 भेद है, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। कितने हुए? 4। क्रिया विशेषण के भी कितने भेद? तो भी बोलना 4 भेद है। कौन कौन से 4 भेद उसके? रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। ये काम हो गया आपके अविकारी शब्दों का। और पूछे इसमें ज्यादा और जाएगा तो समुच्चय बोधक के कितने रूप है, तो उसके भी आप 2 बोल देना, समानाधिकरण और व्यधिकरण। बस 4-5 प्रश्न बताए विकारी अविकारी में से काम हो गया। रही बात विकारी की, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सब क्लासें हैं, लेनी है वहां के। उसके अलावा कोई प्रश्न आपका बाहर से नहीं आएगा। आ जाओ, क्रिया भी है इसमें। क्रिया विकारी में क्रिया भी क्लास अपनी अपलोड नहीं हुई है, तो उसका क्या करेंगे? क्रिया का, क्रिया की सुन लो। जिन शब्द से या पद से किसी कार्य के होने का बोध हो, क्रिया कहलाती है। एक बात, क्रिया जो है कर्म के आधार पर 2 है, सकर्मक और अकर्मक। रचना के आधार पर कितनी है? तो बोलना 5। रचना कितनी है? 5। नाम धातु और कृदंत, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक और संयुक्त। बस, इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं आएगा। अभी तो नहीं आएगा, फिर जब अपन करा देंगे इस टॉपिक को तो और इसका डीप आ जाएगा। कोई एग्जांपल देखिए, कुछ सकर्मक अकर्मक, तो बोल देना जिसमें कर्म है वो क्रिया के साथ कर्म है सकर्मक, और क्रिया के साथ कर्म नहीं है अकर्मक। अगर क्रिया का फल कर्ता पर पड़ रहा है तो कौन सी है आपकी? अकर्मक, और क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा है तो सकर्मक। लो जी, काम खत्म हो गया क्रिया का। विकारी अविकारी काम खत्म हो गया 4 नंबर का। और क्या करेंगे? और है उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय तो अपन ऐसा पढ़ने वाले हैं कि कभी जीवन में आपका गलती नहीं होगा, 2 नंबर का काम है। अभी के लिए आप ये ध्यान रख रहे हैं, वे शब्दांश, क्या एक शब्द ध्यान रखेंगे, आप अभी आपके आएगा रिक्त स्थान पूर्ति वाला प्रश्न, ऐसा टिक डॉट किया हुआ आएगा। वे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में पहले लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वो कहलाते हैं उपसर्ग। शब्द मत लिखना, शब्दांश लिखना। वे शब्दांश, ऐसे प्रत्यय वे शब्दांश जो शब्द के बाद में, उत्तर में, पीछे लग करके उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। अगला प्रश्न पूछे उपसर्ग हिंदी में कितने प्रकार के, तो बोलना 3 प्रकार के उपसर्ग हिंदी में। कितने प्रकार? 3 के। कितने प्रकार के प्रत्यय हिंदी में? बोलना 3 प्रकार के हैं। हिंदी में संस्कृत के कितने उपसर्ग काम में आते हैं? संस्कृत के कितने उपसर्ग काम में आते हैं? तो बोल देना 22। ये काम हो गया आपका किसका? उपसर्ग का। प्रत्यय पूछे कितने प्रकार के हैं हिंदी में काम में आते हैं? 3 प्रकार के आते हैं, संस्कृत के, हिंदी के और विदेशी भाषाओं के। पर हिंदी के प्रत्ययों कितने रूप दे रखे हैं, अगर रूप पूछ ले तो फिर 2 रूप कर देना। 2 रूप कौन से हैं? कृत और तद्धित। ये 2 रूप हो गए किसके? इसके हो गए। ऐसे करके आपका काम खत्म हो जाएगा इसका, उपसर्ग प्रत्यय का। और क्या आएगा? और सर आपके मुहावरे लोकोक्ति आएगा। मुहावरे और लोकोक्ति। लोकोक्ति तो जो घर पे ताने सुनते हैं घर वालों से, वो ताने सारे लोकोक्ति में आते हैं। कुछ लोकोक्ति होती क्या है, मुहावरे में अंतर क्या है? मुहावरे लोकोक्ति में, तो मुहावरा क्या होता है? वो अपने आप में एक वाक्य का अंश है, वो कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। वो लोकोक्ति क्या है? अपने आप में वाक्य है। ये है ये है अंतर दोनों में। ठीक है, ये वाक्य है और ये वाक्यांश है। क्या हो गया? 4, 8, 10 और 12। 12 और 4 16 और 5 21 और 12 33।
क्या बच गया? ग्रामर में क्या बच गया जी? अपने गद्यांश पद्यांश देख लिया, 12 नंबर कर लेंगे, पूरे 12 नंबर आ जाएंगे आपके गद्यांश पद्यांश में। और क्या है सर? निबंध में 6 का है। अच्छा मैंने 5 लिख दिए निबंध के। हाँ निबंध आपके 6 का है, पर हाफ ईयरली के हिसाब से 5 का है, वो वैसे 6 का है ना। इसमें 6 निबंध में ले लेंगे, पूरे ले सकते हैं, पर अभी आप 5 तक पहुंचेंगे बहुत अच्छी बात है। पत्र में नंबर आ जाएंगे, संक्षिप्तीकरण और पल्लवन में नंबर आ जाएंगे आपके। ये पोर्शन ऐसा है जिसमें आप आराम से पास हो सकते हैं। विकारी और अविकारी मिला के 4 नंबर के। और क्या है? संधि समास आपका रह गया। संधि में से कौन सा प्रश्न आएगा देख लो, और समास में कौन सा आएगा वो देखते हैं। और क्या है? 2 नंबर का उपसर्ग प्रत्यय, अभी बात हुई है, यही प्रश्न पढ़ने हैं बहुत अभी के लिए। 2 नंबर का मुहावरे लोकोक्ति है। हो गए क्या पूरे? 18 और 8 26 30 और 36 पूरे हो गए। 36 नंबर ग्रामर के ये रह गया अपना। लो जी इसको भी करते हैं 5 मिनट में खत्म। संधि और समास। क्या प्रश्न आएगा? 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। विकार पे आपको डॉट दिया हुआ आएगा, डॉट दिया हुआ कहीं पे आएगा? विकार पे। विकार लिखना है। 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। एक काम, कितने प्रकार की संधि? 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला प्रश्न, स्वर संधि कितने भेद है? 5। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, अयादि और यण, ये 5 भेद हो गए संधि काम। इसके अलावा कोई प्रश्न आता है शब्द देख करके, तो वो समय तो देखो क्लास को संधि जब पढ़ेंगे तभी हो पाएगा। अभी तो ये 3-4 बातें, परिभाषा, संधि का शाब्दिक अर्थ नहीं मेल, संधि का शाब्दिक अर्थ मेल हो गया। 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। 2 बातें हो गई। संधि कितने भेद है? 3 भेद है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और स्वर संधि कितने भेद है? 5। 4 क्वेश्चन याद कर लो, कल का एक क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। समास। समास में अगर 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को क्या कहते हैं? समास। एक बात, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को, वो क्या था? वर्णों का मेल। संधि में वर्णों का मेल था, इसमें शब्दों का मेल है। और क्या कहा? समास का विपरीत क्या है? समास का विपरीत है न्यास। समास का विग्रह नहीं होता, न्यास होता है। और संधिया क्या होता है? संधिया विच्छेद या विग्रह होता है। समास का शाब्दिक अर्थ हो गया मेल, मिलना, जुलना, पास आना। समास के पास आना है, संधि यानी मेल है। चलो, समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। कौन से? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय और द्विगु। अगर ये पूछे पद की प्रधानता के आधार, पद की प्रधानता, तो बोलना 4। पद की प्रधानता बोले 4 ही बोलने हैं। और बोले समास कितने प्रकार के हिंदी में? 6 बताने हैं आपको। इनकी परिभाषाएं वगैरह ज्यादा हो जाएगा। और अभी के लिए लगभग आपके इसमें से प्रश्न आप ये कर पाएंगे, ये कर पाएंगे। मैं बता दिया आपको, पत्र कौन से करने वो देख लिया। संक्षिप्तीकरण पल्लवन कैसे करना है, इसके ऑप्शन में विज्ञापन भी आ सकता है, तो विज्ञापन भी देख लिया आपने कैसे। विकारी अविकारी, संधि समास, उपसर्ग प्रत्यय, मुहावरा लोकोक्ति। अब भी आपका कोई प्रश्न बाकी रह रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं आपको जो है आज रात को जवाब देता रहूंगा। ठीक है, मिलते हैं क्लास में। पेपर कैसा हो बताना जरूर, और मैं भी इसका सॉल्यूशन लेके अपन आ भी जाएंगे क्लास में आपके। अगली में मिलते हैं कल।